हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो हमने कोर्स स्टार्ट करा है उसके अंदर हम यूनिट 1 का जो हमारा सिलेबस है, यूनिट 1 जो हम शुरू कर चुके हैं उसके अंदर आज हम पढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। आज इस वीडियो में ये कंप्लीट कराएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जितनी भी बातें हैं, सारी की सारी बातें इस वीडियो में कवर कर लेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर हम किसी डेटा को टेबल के फॉर्म में रख दें और उसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन हो, जैसे ये दे रखा है, ये क्या है, क्लास इंटरवल। इस तरीके से क्लास इंटरवल गिवन हो और साथ में फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो। ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दोबारा सुनो, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं अगर हम किसी डेटा को टेबल की फॉर्म में रख दें और उसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन हो, ये जो गिवन है क्लास इंटरवल गिवन हो और साथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो दो तरीके के हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले समझते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये एज दे रखी है, एज गिवन है हमें। ये जो ग्रुप के अंदर एज गिवन है, कैसे 19 से 29 तक के बीच वाले जो बच्चे हैं वो हमारे पास 21 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। 29 से 34 वाले जो बच्चे हैं वो 10 है। 34 से 39 वाले जो बच्चे हैं वो 22 हैं। इसका मतलब ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। अगर ग्रुप की बात हो रही है और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है तो हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 19 से 29 के बीच में, यानी कि कम से कम 10 बच्चे आ रहे हैं। 10 बच्चे हैं तो ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। अब दूसरा समझते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे ये वाली जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर खाली मार्क्स गिवन है और कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ। 10, 20, 36, 40 खाली मार्क्स गिवन है, कोई ग्रुप नहीं बना। अगर कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या कहा? अगर कोई ग्रुप गिवन नहीं है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आगे समझते हैं चीज़ों को। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरा है हमारा कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। अब जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती और जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के अंदर भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज़ है इसको आगे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ को आगे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ की मैं बात करूं तो इसको फर्दर डिवाइड करा गया किस में? एक एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को डिवाइड करा गया है। अब ये जो 3 टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हैं इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ का ही एक और नाम है, ये जो इंडिविजुअल सीरीज़ है इसका एक और नाम है क्या? अनग्रुप्ड डेटा। इंडिविजुअल सीरीज़ बोलो या अनग्रुप्ड डेटा बोलो, एक ही बात है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? ये वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती और हम इस सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें रो डेटा गिवन हो इंडिविजुअली इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज़। अगर हमें रो डेटा गिवन हो इंडिविजुअली इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज़ तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ को। बस ये पॉइंट याद रखना, इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन नहीं होती। अब ये एग्जांपल समझ लेते हैं एक इसकी। ये हमें एक सीरीज़ गिवन है, 20 स्टूडेंट्स की एक हमें सीरीज़ गिवन है और उनके जो हमें मार्क्स गिवन है। ठीक है, ये 20 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, ये जो दे रखे हैं ये सीरीज़ गिवन है। अब इसको हमने एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लिया तो जैसे पहले नंबर पे जो है 90 नंबर वाला है, दूसरे पे जो है उसके 55 मार्क्स हैं,
तीसरे नंबर पर जो उसके 34 मार्क्स हैं। मतलब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है और एक इंडिविजुअल सीरीज़ बनी हुई है, यही हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ होता है। अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, कॉन्टीन्यूस सीरीज है, ये जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसके अंदर हम, मीन, मीडियन, मोड और कोर्टोसिस, स्क्यूनेस। ये नेक्स्ट टॉपिक मतलब आने वाले हम कोर्स के अंदर इसे कवर कर रहे होंगे इन टॉपिक को, इनके अंदर इसका यूज़ होता है इन सीरीज़ का। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर भी हम इन सीरीज़ का यूज़ करेंगे। अब समझते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है? सबसे पहली बात, ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है इसका एक और नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे नाम इसलिए बताया जा रहा है, हो सकता है किसी बुक में दूसरा नाम गिवन हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिस्क्रीट सीरीज़ का दूसरा नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ होता क्या है? ये वो सीरीज़ होती है डिस्क्रीट सीरीज़ जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है लेकिन क्लास इंटरवल मतलब विदाउट क्लास इंटरवल, इसके अंदर कोई क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता। क्लास इंटरवल क्या है? जैसे अगर मैं लिख दूँ 29 से 39, 39 से 49, ये क्या है? ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये गिवन नहीं होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में होता है? इसके अंदर हमें x और f की वैल्यू गिवन होती है। f क्या है सर? f जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है, x क्या है कि फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डेटा लिख देता हूँ जैसे 10, 20, 30, 40, ये क्या है? ये x की वैल्यू लिख दी मैंने और फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ। जैसे 10 की अगर मैं लिख दूँ 2 लिख दी, 20 की 3 लिख दी और 30 की 4 लिख दी और 40 की 5 लिख दी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब जब भी इस फॉर्म में आपको डेटा दिखाई दे किसकी, एक्स गिवन हो और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो समझ जाना वो डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एग्जांपल गिवन है, हमें 40 स्टूडेंट्स के जो हैं मार्क्स गिवन है। अब इसके अंदर एक्स की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्या है? ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है। ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, हमें ये तो समझ में आ गया। अब देखो जो 75 मार्क्स जो है वो 9 बच्चों के आए हुए हैं, 80 जो मार्क्स हैं वो 5 बच्चों के आए हुए हैं, 63 जो मार्क्स हैं वो 11 बच्चों के आए हुए हैं, 40 जो मार्क्स हैं वो 8 बच्चों के आए हुए हैं और जो 85 मार्क्स हैं वो 7 बच्चों के आए हुए हैं। जब भी x और f यानी फ्रीक्वेंसी गिवन हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो वहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ की बात होगी। आगे बात करते हैं। अब जो वो है नेक्स्ट वो है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का भी एक और नाम है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को एक और नाम से बुलाते हैं, वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा नाम है किसका? कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का, और ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के बाद आती है, ठीक है। अब समझते हैं ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होती क्या है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ क्या होती है? ये वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और साथ में क्लास इंटरवल भी गिवन होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है और साथ में क्लास इंटरवल भी गिवन होता है। और दूसरे वर्ड में क्या बताया गया है इसका कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को? कुछ नहीं बताया गया। इसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन है और कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब जैसा क्लास इंटरवल है उसी के सामने फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब इसमें भी x और f होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो x होता है वो क्लास इंटरवल होता है और क्लास इंटरवल को ही रेंज बोलते हैं। कुछ इस तरीके से जैसे 0 से 5, 5 से 10, क्या 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, ये हो गया क्लास इंटरवल और इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। जैसा अगर मैं फ्रीक्वेंसी इसकी 2 ले लूँ, इसकी 5 ले लूँ, ये इस फॉर्मेट में जो भी दिखाई देगा वो आपको कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होगी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसकी। इसमें अभी हमें मार्क्स गिवन है, क्या मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये क्लास इंटरवल गिवन है। पिछले जो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता, उसमें एक्स गिवन होता है यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। इसमें जो एक्स है वो क्या है? वो क्लास इंटरवल है। ये हमें क्लास इंटरवल और गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होता है। अब आगे बात करते हैं। अब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, उनको समझ लेते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी टर्म का हम यूज़ करते हैं। ये जो अभी आप पढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसके अंदर? जब आप आगे वाले लेक्चर में जब पढ़ोगे चीज़ों को, जैसे मीन, मीडियन, मोड हो गया, इस तरह की चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इनको अब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्लास लिमिट क्या होती है। क्लास लिमिट क्या होती है? क्लास लिमिट के अंदर जो है लोएस्ट लिमिट आती है और हाईएस्ट लिमिट आती है, वो क्लास के अंदर जो इंक्लूड होती है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है अगर मैं लिख दूँ 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40, ठीक है।
अब क्लास लिमिट क्या होती है, ये जो है सर 20 और 30 जो है क्लास लिमिट है। ये 20 जो है सर वो क्या है, ये लोअर क्लास लिमिट है, और जो 30 है सर वो अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। और सेकंड वाले क्लास इंटरवल की बात करूं तो ये जो 30 है यहाँ पर ये लोअर क्लास इंटरवल हो जाएगा या क्लास लिमिट हो जाएगी, और ये जो 40 है वो अपर क्लास लिमिट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है क्लास लिमिट। अब फ्रिक्वेंसी तो आप जानते ही हैं, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, अगर इसी क्लास की कोई फ्रिक्वेंसी गिवन है तो वो क्लास फ्रिक्वेंसी हो जाता है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, कोई भी नंबर ऑफ आइटम गिवन हो तो उसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये तो सिंपल है। ये देखो ये जो है क्या गिवन है सर, ये क्लास इंटरवल गिवन है, और ये साथ में आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है। फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ आइटम गिवन है किसी भी चीज़ के। अब इसके अंदर ये जो 20 गिवन है ये क्या है सर, ये लोअर लिमिट है, और ये जो 25 गिवन है वो क्या है सर, ये अपर लिमिट है। इसी तरीके से यहाँ पर 25 क्या है सर, लोअर लिमिट है, और 30 क्या है सर, यहाँ पर अपर लिमिट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो टर्म है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है सर, जब अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है उन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्या होता है क्लास मार्क, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, उसे क्लास मार्क कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से कैलकुलेट करके देखते हैं क्लास मार्क को। फॉर एग्जांपल ये 20 और 25 हमें क्लास इंटरवल गिवन है, इसकी क्लास मार्क निकालनी है, ठीक है। इसका क्लास मार्क निकाल कर देख लेते हैं। फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल टू में सबसे पहले अपर लिमिट क्या है सर, इसकी अपर लिमिट है 25, प्लस करो लोअर लिमिट 20 गिवन है और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। अब 25 और 20 हो जाएगा 45 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, तो ये किसके इक्वल होगा सर, ये इक्वल हो जाएगा 22.5। तो इसकी जो है क्लास मार्क कितना निकल कर आया सर, इसका क्लास मार्क निकल कर आया 22.5। इस तरीके से हम क्लास मार्क को यूज़ करते हैं। अब क्लास लिमिट तो मैंने बता दिया कि क्लास लिमिट क्या होता है। अब क्लास बाउंड्री समझ लेते हैं। अगर कोई डेटा गिवन है हमें, जैसे यहाँ पर ये 45 और 48 गिवन है, फिर उसके बाद 49 से 53 गिवन है, मतलब ये है कि यहाँ पर 45 से 48 गिवन है, फिर 48 से 53 गिवन होना चाहिए था, लेकिन 48 नहीं 49 से 53 गिवन है, फिर 54 से 58 गिवन है, 59 से 63 गिवन है। जब भी इस तरीके का डाटा आपको गिवन होता है, तो आपको क्या करना होता है, ये बेसिकली डिसकंटिन्यूअस बना हुआ है। क्या, ये जो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप बना हुआ है इसे कॉन्टिन्यूस बनाना है। कॉन्टिन्यूस ग्रुप कौन सा होता है, जैसे 44 से 58 लिखा हुआ था, फिर 58 से ही लिखा हुआ होता कितना 53, और 53 से अगर लिखा हुआ होता 58। इस तरीके का जो डाटा होता है वो जो होता है कॉन्टीन्यूस होता है, और ये जो यहाँ पर गिवन है एक डिसकंटिन्यूस गिवन है। अब इसी को कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए, ये जो डाटा गिवन है आपको, इसको कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए हम क्लास बाउंड्री का यूज़ करते हैं। ये क्लास बाउंड्री होती है। अब कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ये 45 गिवन है, इसे भी इरेज कर लेते हैं सही से। अब यहाँ पर जो है आपको ये क्लास इंटरवल गिवन है 45 से 48। अब इसके अंदर ये जो लोअर लिमिट है 44, इसके अंदर जो है 0.5 जो कम कर दो तो ये हो जाएगा 43.5, ठीक है। और ये जो अपर लिमिट है 48, इसमें एक पॉइंट बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 48.5। तो ये हो जाता है क्लास बाउंड्री यूज़ कर रेगुलर क्लास इंटरवल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 49 है, इसमें से आप 5 पॉइंट कम कर दो तो ये हो जाएगा 48.5। और जो 53 है उसमें 5 पॉइंट बढ़ा दो, 0.5 बढ़ा दो, 5 पॉइंट नहीं 0.5 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 53.5। अब 54 गिवन है, इसमें 0.5 कम कर दो तो ये हो जाएगा 53.5, और ये 58 है इसमें 0.5 बढ़ा दो ये हो जाएगा 58.5। अब देखो ये जो डेटा अब जो गिवन है अब ये कॉन्टीन्यूस बन गया। कैसे, अब 48.5 यहाँ पर भी 48.5, 53.5, 53.5। इस तरीके से आप डेटा को कॉन्टीन्यूस बना सकते हैं, और डेटा को कॉन्टीन्यूस बनाकर ही आप क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले आप यूज़ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्लास बाउंड्री यही होती है कि जो डेटा होता है तो कॉन्टीन्यूस बनाता है। अब आगे समझते हैं। अब जो स्टार्ट होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसे समझ लेते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं CF से। किससे, CF से, ठीक है। शॉर्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF बोलते हैं। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है उसे समझ लीजिए ध्यान से। जैसे ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, तो पहले तो 1 को लिख दो, इक्वल टू 1 कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 आ गई, 1 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। अगर ये जो 2 फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, जो पहले 1 गिवन थी उसमें 2 को जो प्लस कर दो कितना हो गया 3, तो सेकंड वाले की हो गई 3 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं CF बोलूँगा शॉर्ट में। अब ये जो इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, अब 3 आई थी, 3 के अंदर ये 4 ऐड कर दो कितनी हो जाएगी, अब 7 फ्रीक्वेंसी हो गई।
अब इस 7 में ये 0 ऐड कर दो। इसी तरीके से आप ऐड करते चले जाओ, CF निकल के आता रहेगा। अब ये 3 है, अब इस ये 7 आया इधर वाला, इसमें 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 10। अब इस 10 में ये 5 ऐड कर दो, तो 10 में आप 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15। ये जो CF निकल कर आ रहा है, इस तरीके से हम CF निकालते हैं। अब इस 15 में ये बचा हुआ लास्ट का जो 6 है, इसे प्लस कर दो तो ये निकल कर आ जाएगा 21। इस तरीके से हम CF को कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको CF कैलकुलेट करना आ गया होगा। कैसे निकालते हैं, जो भी फ्रिक्वेंसी गिवन होती है पहली वाली को तो ऐसे लिख दो, बाकी में जैसे 1 आई तो उसमें 2 प्लस कर दो 3 हो गए। अब 3 में 4 प्लस कर दो 7 होगी, 7 में 0 प्लस कर दो 7 आएगी, फिर 7 में 3 प्लस करोगे तो 10, 10 में 5 प्लस करोगे तो 15, 15 में 6 प्लस करोगे तो 21। इस तरीके से आपको CF निकालना होता है। उम्मीद करता हूँ CF निकालना आपको आ गया होगा। अब जो CF होता है यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमारी 2 तरीके की होती है। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है। पहली कौन सी होती है सर, पहली होती है हमारी लेस देन टाइप। पहली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है हमारी लेस देन टाइप, और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं मोर देन टाइप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये जो चीज़ें हैं सुन रखी होंगी, आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर भी, और आप लोगों ने अगर कॉमर्स साइड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर करी होगी, 12th पास करी होगी, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। अब इसी चीज़ को समझते हैं कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी को अब आगे समझाने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसको हमने यहाँ पर समझा दिया, जब आप मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ोगे वहाँ पर भी हम इसको समझाएंगे। आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है आप इसको ओजीव के नाम से, मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, और वहाँ पर आप ओजीव आपने सुना होगा, वो उसकी बात होगी। लेकिन यहाँ पर समझते हैं मोर देन टाइप और लेस देन टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको ये चीज़ गिवन होगी, क्या, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी आपको गिवन होगी। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखो उल्टे हाथ पर, ये क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी गिवन है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। पूछा जाएगा कि मोर देन टाइप और लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओ। क्या कहा जाएगा, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओ, या फिर कहा जाएगा मोर देन टाइप और लेस देन टाइप का टेबल बनाओ। 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको ये क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा, या तो ये कहा जाएगा कि सर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का टेबल बनाओ, या लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का ग्राफ बनाओ। हम यहाँ पर टेबल भी बनाएंगे और ग्राफ भी बनाएंगे, दोनों समझा देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर ये तो गिवन है, जब आप लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओ, जब पहले टेबल बनाओगे तभी तो ग्राफ बना पाओगे। तो जब भी लेस देन टाइप की टेबल बनाओगे, कैसे बनाओगे सर, ये जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है 10 से लेकर 15, ये सब जो गिवन है, सबसे पहले तो इसे यहाँ पर उतार लो इस तरीके से जो मैंने उतारा है। ये जो वाला जो टेबल है इधर वाली, ये लेस देन टाइप की है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल है लेस देन टाइप के लिए सेम टू सेम उतार दो। फिर यहाँ पर लिख दें है लेस देन 15, जो भी अपर लिमिट होती है उसे लिख देते हैं, फिर क्या देते हैं लेस देन 15। यहाँ पर अपर लिमिट 20 है तो लेस देन 20, यहाँ पर 25 तो लेस देन 25, यहाँ पर 30 तो लेस देन 30। इस तरीके से हम इसे करते हैं। उसके बाद जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी गिवन है उसे उतार लो, ठीक है। यहाँ पर हमने जो फ्रिक्वेंसी थी वो हमने उतार ली। उसके बाद निकालना होता है CF क्या होता है सर, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो अभी हमने बताया था। CF कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने अभी बताया था, यहाँ पर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आई है 20, तो 20 को ऐसे उतार लिया, फिर इस 20 के इस वाले 20 है उसमें 32 प्लस करोगे तो 52 आएगा। अब इस 52 में आप 18 प्लस करोगे तो 70 आएगा। अब इस 70 में आप 30 प्लस करोगे तो आएगा 100। इस तरीके से CF हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। CF कैलकुलेट करना आता है, ये आपने पहले ही बता दिया और एक और बार फिर समझा दिया। लेस देन टाइप में तो इस लेस देन टाइप के अंदर इस तरीके से हम CF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो बन गई हमारी किसकी, लेस देन टाइप की टेबल। अब बात करते हैं मोर देन टाइप की टेबल, फिर इसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे। मोर देन टाइप की टेबल कैसे बनाते हैं सर, इसके अंदर जो है हम क्लास इंटरवल कैसे लेंगे, 10 से लेके और जो हाईएस्ट है 30 वहाँ तक, फिर जो है इसके बाद जो 15 है 15 से लेकर 13, फिर 20 से लेकर 30, फिर 25 से लेकर 30। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल लेते हैं मोर देन टाइप के अंदर। और इसके अंदर लिखते कैसे हैं सर, इसके अंदर लिखते हैं जैसे मोर देन, जो लोअर लिमिट हमारी 10 है तो मोर देन 10, 15 है फिर दूसरे में लोअर लिमिट, देखो यहाँ पर लोअर लिमिट उल्टे हाथ पे देखो पेन जहाँ चल रहा है, लोअर लिमिट 15 है तो मोर देन 15, यहाँ पर 20 है लोअर लिमिट तो मोर देन 20, यहाँ पर लोअर लिमिट 25 है तो मोर देन 25। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसके अंदर भी वही सेम चीज़ करेंगे। क्या सेम चीज़ करेंगे सर, जैसे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को लिख लेंगे जो हमारी होती है। अब इसके अंदर जो CF होता है वो उल्टा निकलता है। उल्टा कैसे निकलता है उसे समझते हैं। जैसे पहले आपने जो CF निकाला था वो 100 आया था यहाँ पर,
सी एफ जो है लेस देन टाइप के अंदर 100 आया था लास्ट में। अब जब मोर देन टाइप की बात करेंगे तो इस 100 को लिखेंगे पहले। क्या मोर देन टाइप में आपको 100 को लिखना होगा पहले, जो भी सी एफ आया। फिर उसके बाद इस 100 में से इस 20 को करेंगे माइनस, तो आएगा 80। अब इस 80 में से माइनस करेंगे 32 को, तो आएगा 48। अब इस 48 में से माइनस करेंगे 18 को, तो आएगा आपका 30। मतलब 30 में से आप माइनस करोगे, 30 आ गया फिर यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, 30 आ गया फिर यहीं पर ख़त्म हो गया। इस तरीके से हम मोर देन टाइप का सी एफ निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोर देन टाइप लेस देन टाइप का सी एफ कैसे निकालते हैं और टेबल कैसे फॉर्म होती है। अब एक और बार समझा देता हूँ कि मोर देन टाइप का सी एफ कैसे निकलता है। सबसे पहली बात, जो लेस देन टाइप में ये सी एफ आया लास्ट वाला, उसे यहाँ पर उतार लो। फिर उसमें से इस फ्रीक्वेंसी को कर दो कम, 80 आएगा। फिर इस 80 में से 32 को माइनस कर दो, 48 आएगा। फिर इस 48 में से इसे माइनस कर दो 18 को, तो 30 आएगा। इस तरीके से हम मोर देन टाइप का जो सी एफ है वो कैलकुलेट करते हैं। अब मोर देन टाइप और लेस देन टाइप का एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ बना रखा है पहले से, अब कैसे बना ये देख लेते हैं। जो मोर देन टाइप है यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। जो लेस देन टाइप है सी एफ, जो लेस देन टाइप है वो सीरीज 3 यानी पिंक वाला जो है वो लेस देन टाइप को डिनोट कर रहा है, और जो मोर देन टाइप को ये ब्लू वाला जो ग्राफ है ये मोर देन टाइप को डिनोट कर रहा है। सबसे पहली बात आपको चेक करना है सी एफ। जब भी आप लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओगे, तो ये जो सी एफ है 20 गिवन है, ठीक है, सी एफ जो है 20 गिवन है और लेस देन 15 है, तो 15 देखो क्लास इंटरवल, और जो सी एफ है वो 20 देखो। ठीक है, यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देखो 20 जो है सी एफ उल्टे हाथ पर जो हमें सी एफ गिवन है, और ये जो अपर लिमिट गिवन है, इसके हिसाब से हमें क्या है ग्राफ बनाना है। अब जब लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओगे तो 20 जो है हमें सी एफ देखना है, ठीक है, और जो अपर लिमिट देखनी है वो 15 देखनी है, अभी देखा था हमने। तो इस तरीके से पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट कैसे बनाया सर, जो लेस देन 20 देखनी है यानी लिमिट 20 देखनी है, और जो सी एफ है वो 52 देखना है। ठीक है, लिमिट जो है क्या देखनी है सर, लिमिट देखनी है हमें इस बार 20। ठीक है, ये 20 हमने लिमिट देख ली, ये गई 20, और सर हमें वो क्या देखना सी एफ, सर सी एफ देखना हमें 52, यहीं कहीं 52 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अंदाजे से लगा दिया 52 यहीं का आ जाएगा। इस तरीके से हम लेस देन टाइप का ग्राफ बनाते हैं। ये जो है लेस देन टाइप का ग्राफ जो है कैसे पता चलेगा सर, लेस देन टाइप का जो सी एफ है वो अगर देखो सी एफ जो है छोटा किस्म होता है सर लेस देन टाइप में, तो सी एफ छोटा यहाँ पर 20 है, तो यहाँ से छोटे से जब आगे बढ़ेगा तो लेस देन टाइप का ग्राफ होगा। क्या, जब छोटे से आगे बढ़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो लेस देन टाइप का ग्राफ होगा। अब मोर देन टाइप के ग्राफ को समझ लेते हैं। मोर देन टाइप में क्या होगा सर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है हमें 100 गिवन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमें 100 गिवन है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी 100 है ये उल्टा भागता है ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ भागता है। मोर देन टाइप का ग्राफ नीचे की तरफ भागता है, और जो लेस देन है उसका ऊपर की तरफ भागता है। इस तरीके से इसका ग्राफ फॉर्म होता है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बस आपको अभी ये समझना है कि ग्राफ इसका किस तरीके से दिखाई देता है, और थोड़ा थोड़ा उम्मीद करता हूँ बनाना आ गया होगा आपको। एक और बार मैं ये बता देता हूँ क्या, कि ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा ग्राफ होता है सर, वो होता है लेस देन टाइप। ठीक है, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो होता है मोर देन टाइप, यानी मोर देन टाइप वाला ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको लेस देन मोर देन टाइप समझ में आ गया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी। अब इसको हम आगे भी ऐसा नहीं है कि बताएंगे नहीं, आगे जब मीन मीडियन मोड ये सब पढ़ेंगे तब भी हम इसकी बात करेंगे एक और बार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये इसका एक फार्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्या गिवन है सर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है क्लास फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है, और उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड कर दो। क्या काम है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है जो क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको लिखो और डिवाइड कर दो जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। मान लो जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान लो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 फ्रीक्वेंसी गिवन है, और टोटल इस तरीके से 30 फ्रीक्वेंसी गिवन है, और 5 फ्रीक्वेंसी गिवन है, और लास्ट में जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो आपको 100 गिवन है। ठीक है, लास्ट में जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो आपको 100 गिवन है, और 20, 30, 5 इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे कहा जाए सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे सर, क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर, यहाँ पर 20, फॉर एग्जांपल 20 की हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ऊपर रखना है क्लास फ्रीक्वेंसी को यानी 20 रख दिया, और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, वो 100 रख दिया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा ग्राफ्स और डायग्राम। तो ग्राफ्स और डायग्राम की अब बात करेंगे। वैसे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स हम यूज़ करने वाले हैं,
और ये सेकंड पॉइंट जो है इसमें ये बताया गया कि ग्राफ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ग्राफ्स के अंदर हम पॉइंट का यूज़ करते हैं, लाइन का यूज़ करते हैं और कर्व्स का भी यूज़ करते हैं। और एक शीट के ऊपर जो है हमारा ग्राफ बनता है और इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ होता है, ये आप लोग जानते हैं। और पूरा डेटा जो है ग्राफ के ज़रिए, पूरा जितना भी डेटा है हमारा ग्राफ के ज़रिए ग्राफ हमें बता देता है। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है सर? थर्ड पॉइंट कह रहा है जितने भी हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, जैसा क्वार्टाइल्स हो गया, ये आगे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इन सब को हम किसी भी ग्राफ के ज़रिए हम इन सबको ग्राफ के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो इस पॉइंट को कि क्वार्टाइल्स, मीडियन, मोड जो होते हैं इनको हम ग्राफ्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है मीन नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा सर? मीन नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है? ये जो मीन है इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ग्राफ की हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये जो मीन है इसको हम ग्राफ की हेल्प से जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम जो है ग्राफ्स को यूज़ करते हैं किसके अंदर? ये टाइम सीरीज़ हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, बिजनेस फॉरकास्टिंग, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, इन्वर्स इंटरपोलेशन। ये जो टॉपिक है ये भी हम आगे वाले लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। इन सब के अंदर हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं। दो तरीके के ग्राफ होते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफ दो तरीके के होते हैं। पहला क्या है सर? पहला है टाइम सीरीज़ ग्राफ कह लो या हिस्टोरीग्राम कह लो। हिस्टोग्राम नहीं है, हिस्टोरीग्राम लिखा हुआ है। टाइम सीरीज़ ग्राफ का हो या हिस्टोरीग्राम का हो। और दूसरा टाइप है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह के ग्राफ होते हैं। पहला टाइम सीरीज़ ग्राफ और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है इसको भी फर्दर डिवाइड करा गया है। पहला है फ्रीक्वेंसी लाइन, दूसरा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव के अंदर। जो ओजीव कर्व है ये जो अभी हमने CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है उसके अंदर ओजीव का यूज़ होता है। जब मीन, मीडियन, मोड पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसे बता दिया जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी लाइन है हमारा, ये जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या? जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है, जो अभी हमने समझाया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, उसका यूज़ करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी लाइन का यूज़ करते हैं। मतलब इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी लाइन का यूज़ करते हैं। और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओजीव का यूज़ करते हैं, जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओजीव का यूज़ करते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी लाइन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजीव, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये हमारे आगे के वाले टॉपिक हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्राफ बताया था तो ये बता दिया। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम की बात कर लेते हैं, लेकिन इसके जो टाइप्स दे रखे हैं उनको एक करके समझाएंगे इसी वीडियो के अंदर। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम में पहला है वन डायमेंशनल डायग्राम, दूसरा होता है सिंपल बार डायग्राम, तीसरा है मल्टीपल बार डायग्राम जिसको हम जॉइंट बार डायग्राम्स भी बोलते हैं, और तीसरा है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, और चौथा है हमारा परसेंट बार डायग्राम। और ये टाइप्स ऑफ डायग्राम में इसके अलावा एक और होता है टू डायमेंशनल डायग्राम जिसके अंदर पाई चार्ट आता है। ठीक है, अब इन जैसे जैसे इनके नाम है ऐसे ऐसे इनका काम है। ठीक है, क्या? जैसे जैसे इनके नाम है वैसे ही वैसे इनका काम है। अब एक एक करके इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। अब सब उससे पहले देख लेते हैं कि जो ग्राफ होता है, जो डायग्राम होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूज़ क्या है। जो ग्राफ है, सबसे पहली बात तो है जो ग्राफ होता है यानी जो डायग्राम होता है, ये जो है जो डेटा होता है हमारा उसे अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना देता है। जब भी कोई भी डाटा आपको ग्राफ के अंदर दिखाई देगा वो जो है डेटा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होता है, जिससे देखते ही हमें समझ में आ जाता है चीज़ों का। जो और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये डेटा जो होता है उसका सिंप्लीफाई कर देता है, यानी डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है अगर आपको डायग्राम गिवन होगा तो उससे आपका टाइम भी बचेगा समझने में और लेबर का भी कम यूज़ होगा। फोर्थ टाइप क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो डायग्राम होता है वो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। जो डायग्राम है, आप जब डायग्राम गिवन होगा तो आप चीज़ों को आसानी से कंपेयर कर ले जाओगे। और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है डायग्राम हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या? डायग्राम हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है ये हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब जो डायग्राम होता है हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब जो अभी हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ डायग्राम उनकी बात कर लेते हैं। पहला है हमारा सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? जैसा का इसका नाम है और वैसे इसका काम है, ये सिंपल ही होता है। सिंपली मतलब
इसकी जो ये आपको बॉक्सेस जो ये जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे बॉक्सेस, इसके अंदर सबकी जो ब्रेथ है, ये सबकी जो चौड़ाई है, ये जो ब्रेथ गिवन है ना, सबकी जो ब्रेथ है वो इक्वल होती है। सिंपल बार डायग्राम के अंदर सबकी जो ये ब्रेथ है वो इक्वल होती है, और ये जो लेंथ गिवन है सारे के सारे बॉक्सेस की, ये जो लेंथ गिवन है ये अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। क्या ये जो लेंथ गिवन है, बेसिकली हम बार डायग्राम में लेंथ की बात करते हैं, ये जो लेंथ गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है, और यही हमारा सिंपल बार डायग्राम होता है। क्या, जिसकी जो ब्रेथ है सारे के सारे बॉक्सेस की इक्वल होती है, और लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है, ये हमारा सिंपल बार डायग्राम होता है। आगे बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम की। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है सर? मल्टीपल बार डायग्राम में जो भी ये डायग्राम पढ़ा था सिंपल बार डायग्राम, उसी की तरह होता है। क्या, सबकी जो ये ब्रेथ है वो इक्वल होती है, ठीक है, और लंबाई जो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन इसके अंदर जैसा कि इसका नाम है मल्टीपल बार डायग्राम, वैसे इसका काम है। मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब है इसके अंदर जो बॉक्सेस गिवन है वो एक से ज़्यादा गिवन है। यहाँ पर मतलब दो गिवन है। एक ये जो येलो वाला बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पोर्ट्स को, और जो ये ग्रीन की तरह जो है ये एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर दो बॉक्सेस गिवन है, दो बॉक्सेस गिवन है, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर दो बॉक्सेस गिवन है, तो ये मल्टीपल काम कर रहा है। मल्टीपल काम कर रहा है इसलिए मल्टीपल बार डायग्राम बोला गया है इसको। ज़रूरी नहीं है दो हो, दो से ज़्यादा भी गिवन हो सकते हैं। किसी भी डायग्राम में अगर दो से ज़्यादा यानी 3-4 भी दिखाई दें आपको इस तरीके से बॉक्सेस, तो भी वो मल्टीपल बार डायग्राम होगा। बार डायग्राम है इसलिए इसकी जो ये बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स की जो चौड़ाई है वो सबकी इक्वल होगी, चाहे ये वाला हो चाहे कोई सा भी हो। लेंथ सबकी जो ब्रेथ है सबकी इक्वल होगी, और जो लंबाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहेगी। ये सिंपल मल्टीपल बार डायग्राम होते हैं। अब समझते हैं कि पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम क्या होते हैं, मतलब डायमेंशन के बेसिस पर। डायमेंशन के बेसिस पर डायग्राम की बात करें तो एक 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, और 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है। अब जो 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है, ये जो हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट, मल्टीपल बार डायग्राम, ये सब 1 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ये 2 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल की बात करूँ तो ये सिलेंडर, क्यूब, स्फीयर, ब्लॉक्स, ये सब क्या है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं हमारा। जो 1 डायमेंशनल डायग्राम की एग्जांपल क्या है, सिंपल बार डायग्राम या सिंपल बार चार्ट जो भी पढ़ा था हमने। मल्टीपल बार चार्ट देखो यहाँ पे 3 गिवन है बॉक्सेस, इसलिए मैं बोल रहा था। कंपोनेंट हो गया, इस तरीके के जो डायग्राम होते हैं ये 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। सर इसके अंदर 1 डायमेंशनल का मतलब ये एग्जाम्पल हो गए 1 डायमेंशनल की। आगे बात करते हैं कि अब जो नेक्स्ट है वो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होते हैं। क्या, सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। सब डिवाइडेड का मतलब है जिस तरीके से ये बॉक्सेस गिवन है, सारे के सारे बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, विड्थ जो है सबकी इक्वल नज़र आ रही है। क्या, विड्थ जो है सबकी इक्वल नज़र आ रही है, ठीक है। अब विड्थ जो है सबकी इक्वल है, लेंथ सबकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज है। और इसके अंदर देखो ये जो ब्लू वाला ये जो पोर्शन दे रखा है ब्लू वाला ये 0 से लेकर 50 तक गिवन है, 0 से लेकर 50 तक गिवन है। इसका मतलब ये जो ब्लू है वो आर्ट्स को कंपेयर कर रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, इधर ईयर गिवन है। तो 2009 के अंदर कितने स्टूडेंट हैं आर्ट्स में, ये बता रहा है। ये ब्लू वाला जो बॉक्स है ये बता रहा है कि आर्ट्स के अंदर कितने स्टूडेंट हैं 2009 में। और ये 50 से लेकर 250 तक, 50 से लेकर 250 तक ये जो रेड कलर में है ये बता रहा है कि साइंस के अंदर कितने स्टूडेंट हैं सर। साइंस आर्ट्स के अंदर तो अभी 50 चेक करे थे हमने, 50 थे। तो साइंस के अंदर कितने सर? साइंस के अंदर 200 स्टूडेंट के बने। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है रेड वाला कि 2009 में जो है साइंस के अंदर 200 स्टूडेंट थे। अब ये जो ग्रीन वाला ग्राफ क्या बता रहा है सर, ये 250 से 350 तक गिवन है। इसका मतलब जो कॉमर्स बता रहा है, ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 2009 में वो 100 हैं। इसका मतलब क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये जो बार ग्राफ गिवन है इसको सब डिवाइड कर दिया गया है। और इसी से पता चल गया कि आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के कितने स्टूडेंट हैं 2009 के अंदर। बस यही हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है। अगर कोई भी बार डायग्राम इस तरीके से डिवाइड हो जाए तो उसे ही सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। जैसा नाम है वैसे ही काम है, जैसा कि आपको बताया था। अब समझते हैं परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है। परसेंटेज बार डायग्राम, जैसा कि नाम है परसेंटेज की बात हो रही है। अगर किसी भी डायग्राम में आप परसेंटेज लेकर बात करोगे, परसेंटेज की बात कर रहे हो किसी भी बार डायग्राम के अंदर, ये जो बॉक्सेज होते हैं ना जिसकी सबकी ब्रेड्थ इक्वल होती है और लेंथ चेंज होती रहती है, वो बार डायग्राम होते हैं सारे के सारे। अब मैं परसेंट बार डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो अगर परसेंट गिवन है तो आपको परसेंट बार डायग्राम हो जाएगा। ये ईजी है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है जो है ये क्या गिवन है सर, ये गिवन है हमें पाई। अब पाई डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो वो इस तरीके से सर्किल की फॉर्म में जो है पाई डायग्राम होता है। ये पाई डायग्राम भी आप जानते होंगे, 8th क्लास में वैसे बात हो जाती है इसके बारे में।
और भी 10th वगैरह में भी इसकी बात होती है। अब ये जो सर्कल की फॉर्म में जो होता है और एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ब्लू कलर कुछ और डिनोट कर रहा है, रेड कुछ और डिनोट कर रहा है, येलो कुछ और डिनोट कर रहा है, ग्रीन कुछ और डिनोट कर रहा है। अब ये जो येलो यानी कि जो ऑरेंज सा जो गिवन है ये 49% गिवन है। कौन सा है सर? ये जो सोशली जो बात हो रही है 49% हो रही है। ये जो ग्रीन गिवन है यानी कि आई डोंट नो वेयर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी ग्रीन की बात हो रही है। इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ डिवाइड है सर्किल में तो वो पाई चार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से पाई चार्ट जो है हमें दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पाई चार्ट किस तरीके से दिखाई देता है। यस सर, समझ में आ गया। और यहाँ पर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने सारी बातें कर ली हैं और डायग्राम्स और ग्राफ्स की भी बात हो गई हमारी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओजीब, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।